हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका सहारा अधिकार न्यूज चैनल में। भारतीय संविधान के अनुसार सांसद और राज्य विधानमंडल अपने अधिकार क्षेत्र में कानून बना सकते हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल संसद के पास है, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं। इस बेसिक स्ट्रक्चर थियरी लाफेबल थियरी है, या ऐसे कहो कि जिसे पढ़कर हंसी आ जाती हो। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील एडवोकेट मैथ्यू नेदुपरा का। एडवोकेट मैथ्यू नेदुपरा ने बेसिक स्ट्रक्चर थियरी को लाफेबल थियरी कहा। उन्होंने एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें केशव आनंद भारती का जिक्र किया। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। चलिए आपको इस केस की सारी डिटेल्स बताते हैं, सारा पोस्ट बताते हैं जो वरिष्ठ लॉयर एडवोकेट मैथ्यू नेदुपरा जी ने लिखा है। एडवोकेट मैथ्यू नेदुपरा लिखते हैं, केशव आनंद भारती के मामले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया अब तक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। मामले की सुनवाई 13 न्यायाधीशों वाली पूर्ण अदालत ने की। मामले पर 6 महीने तक बहस हुई और फैसले में 5 लाख शब्द शामिल है। आम लोगों ने भी फैसले के बारे में सुना है। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी संरचना नामक एक सिद्धांत निर्धारित किया और कहा कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के हर अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, लेकिन बुनियादी संरचना में नहीं। न्यायाधीशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उस सिद्धांत के देश के संवैधानिक कानून को किस हद तक प्रभावित करेगा। हमारे पास लिखित संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सहित कई आधुनिक लोकतंत्रों में हमारे जैसे लिखित संविधान है। जहां भी कोई लिखित संविधान होता है वहां संशोधन के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को कुछ मामलों को छोड़कर एक विधेयक द्वारा संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है, जिसे प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और कम से कम 2/3 के बहुमत से पारित किया गया है। उस सदन के सदस्य उपस्थित होते हैं और मतदान करते हैं और जिसे कम से कम आधों राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह उक्त संशोधन की पृष्ठभूमि था कि केशव आनंद भारती मामला शुरू किया गया और 7.6 के अनुपात में एक विभाजित निर्णय दिया गया, जिसे मौलिक अधिकार मामला के रूप में जाना जाता है। बुनियादी संरचना सिद्धांत का मतलब केवल संविधान को फिर से लिखना नहीं था, बल्कि संविधान की मुख्य विशेषताओं में से एक को नष्ट करना था, अर्थात शक्तियों का संतुलन या विधायी और न्यायिक कार्यों का पृथक्करण। केशव आनंद भारती से पहले यदि कोई व्यक्ति विभिन्न रिट की प्रकृति में उपचार के लिए अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है। केशव आनंद भारती के बाद सुप्रीम कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की याचिका दायर की गई है, लेकिन इस आधार पर कि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया गया है। मिनर्वा मिल्स में उस आधार पर संविधान 42वां संशोधन अधिनियम रद्द कर दिया गया था। 2014 में नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल को इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन है। एक कानून के छात्र के रूप में लगभग 40 साल पहले मुझे बताया गया था कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति जिसे किसी दूसरे के हाथों कानूनी चोट लगी है, जिसके लिए उसे कानून में उपचार की आवश्यकता होगी, अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है और उस तक पहुंच है न्याय प्रत्येक नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है। ये लिखते हैं मैथ्यू नेदुपरा जी स्पष्ट तौर पर कि हर एक व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट का दरवाज़ा कभी भी खटखटा सकता है, क्योंकि ये उसका मूल्य अधिकार है। आगे आपको इस पोस्ट में बताते हैं मैथ्यू नेदुपरा जी लिखते हैं, अधिकार
उपाय, मंच, बल्कि दूसरे शब्दों में अधिकार का उल्लंघन किए बिना कानून के लिए कोई जगह नहीं है जो आपको कोई उपाय दे, और अधिकार और उपचार के बिना किसी भी अदालत द्वारा इसे लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन केशव आनंद भारती का मतलब यह था कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी अन्य अदालत का सहारा लिए देश की सर्वोच्च अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है जब उसने स्वीकार किया हो कि उसे कोई कानूनी चोट नहीं लगी है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया गया है। मैं व्यंग्यात्मक नहीं हो रहा हूँ, मैं हकीकत से निपट रहा हूँ। आगे एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्पारा लिखते हैं, कानून बहुत ही सरल विषय है, यह कारण के अलावा और कुछ नहीं है। व्यवहारिक बुद्धि। केशव आनंद भारती वैसे ही सैकड़ों निर्णय जो यह कहते हैं कि अनुच्छेद 141 के आधार पर अब अनुच्छेद 142 के आधार पर भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश का कानून है, पूरी विनम्रता से इसके विरुद्ध प्रस्तुत किए गए हैं। प्रथम सिद्धांत, रेस जुडिकाटा, रेस इंटर एलियोस एक्टा, स्टेयर डिसीसिस, जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सनम की अवधारणा के बीच सूक्ष्म लेकिन वास्तविक अंतर पर ध्यान नहीं दिया गया है। कानून के शासन की अवधारणा एस्टोपेल रेस जुडिकाटा के सिद्धांत पर बनी है। सरल शब्दों में कहा जाए तो इसका मतलब है कि ए और बी के बीच किसी मामले में फैसला उन्हें बाध्य करेगा, चाहे फैसला कितना भी गलत क्यों ना हो। रेस इंटर एलियोस के सिद्धांत का अर्थ है कि जिस निर्णय में कोई पक्षकार नहीं था वह किसी को बाध्य नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में सी, डी और अन्य ए और बी के बीच के मामले में निर्णय से बंधे नहीं हैं। हालांकि एक अपवाद है, अर्थात रेम में निर्णय, अर्थात पूरी दुनिया के खिलाफ निर्णय। स्थिति से संबंधित निर्णयों को छोड़कर सभी निर्णय व्यक्तिगत निर्णय हैं। यह उन लोगों को छोड़कर किसी को बाध्य नहीं करेगा जो कार्रवाई में पक्षकार थे। जैसे कि पूर्वोक्त कहा गया है, आपराधिक मामलों या स्थिति में संबंधित मामलों को छोड़कर अधिकांश निर्णय व्यक्तिगत निर्णय के दायरे में होते हैं। उदाहरण के लिए तलाक के लिए एक मुकदमे में एक निर्णय जहां तलाक दिया जाता है, निर्णय पूरी दुनिया के खिलाफ रेम में दिया गया है। जहां तलाक खारिज कर दिया जाता है वहां निर्णय व्यक्तिगत रूप में एक होता है, क्योंकि स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता जो न्यायाधीशों की रचना है। 2. मामला रद्द कर दिया गया और कॉलेजियम को बहाल कर दिया गया। दूसरे शब्दों में न्यायिक समीक्षा का तंत्र बुनियादी अधिकारों को लागू करने के लिए एक उपकरण के रूप में सभी आधुनिक कानूनी प्रणालियों में मान्यता प्राप्त एक पवित्र अवधारणा है, जिसका उपयोग भारत में लोगों की इच्छा सर्वोच्च विधायिका को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। मेरे विचार इन मुद्दों पर केंद्रित है क्योंकि मैं लोकतंत्र में विश्वास करता हूं और इसके भविष्य, विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के भविष्य के बारे में चिंतित हूं। सर्वोच्च न्यायालय को ग्रह पर सबसे शक्तिशाली न्यायालय माना जाता है। लोग हजारों जनहित याचिकाएं दायर करते हैं जिसमें अदालत में कुशासन की उन पर सभी समस्याओं को हल करने का अनुरोध किया जाता है जिनका आज देश सामना कर रहा है, जिन्हें अदालत निश्चित रूप में संभालने की स्थिति में नहीं होगी। जहां अदालत प्रतिस्थापन में एक कार्यकारी के रूप में कार्य करने में विफल रहती है, वहां आलोचना को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर सार्वजनिक आक्रोश और आलोचना होगी। अवमानना की शक्ति जो जांच और अंधकार युग के दिनों में इस्तेमाल की गई थी, अदालत को बचाने में सक्षम नहीं होगी। जनहित याचिका को एक उपकरण के रूप में उपयोग करके कार्यपालिका को राक्षसी बनाने की अनुमति देना भी लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। अभी आगे देखिए, मैथ्यू नेदुम्पारा जी ने अपने बाइट में स्पष्ट तौर पर इस थियरी को एक्सप्लेन किया और इस थियरी को क्यों लाफेबल थियरी कहा जाता है
उस पर भी उन्होंने अपने विचार रखे हैं। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। The concept of basic structure is against the first principles of jurisprudence. The first principle of jurisprudence is ibi jus ibi remedium, right remedy for. Even a law student knows that who can go to a court is a question. A person whose rights are infringed, and where the rights infringe are fundamental rights, under Article 32, without recourse to any other court or tribunal, straight to the Supreme Court. At least in theory, Article 32 you can go straight to the Supreme Court. Now, after the basic structure theory came into force, there's a very eminent people, Prashant Bhushan, C. Fali Nariman, and many others. They approach the Supreme Court. They tell the lords, none of my rights are infringed. Forget about basic structure. Forget about fundamental rights. None of my rights are infringed. The basic structure is infringed. And that plea is entertained. And that is in the case of Judges 2 case, that plea was entertained. And the court went ahead to rewrite the constitution. And look at the NJAC case. A will of the parliament, that is the NJAC that was struck down, saying that it is violative of the basic structure. So basic structure theory is without, it has no basis in jurisprudence. It's in ignorance of the fundamental principles of law. And it is so sad that this principle, which is an absurdity, so far as from the point of a jurisprudential point of view, remain in vogue for such a long time. And then look at from the other aspect. See, it's a fundamental principle that no court can decide without hearing the parties affected. Or a judgment of a court will only bind the parties before it. And look at what is happening in PALs. In PALs, the court decides on matters of public policy, matters of legislative, administrative policy, executive policy, which affects the lives and liberties of the common citizen, 140 crore people of this country, without hearing any one of them. And basic structure theory is therefore, in actual practice, we need to oppose it because it is most undemocratic. A scenario where a court assumed to itself the power to decide public issues in substitution of the parliament without hearing the people at large and the public at large. So a decision is taken is behind your back. So PAL as without it most undemocratic, and it is against the very first principles of jurisprudence. Thank you.